नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की ओर बढ़ते देश में एक बड़ी पहल की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से खात्मे का संकल्प लिया है। इसी संकल्प को जमीन पर उतारने के लिए अमित शाह लगातार बस्तर का दौरा कर रहे हैं। बस्तर के सबसे संवेदनशील इलाकों में पहुंचकर वे न सिर्फ सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, बल्कि उन आदिवासी परिवारों से भी संवाद कर रहे हैं जो वर्षों से नक्सल हिंसा का दंश झेलते आए हैं। अब एक बार फिर से इसी सिलसिले में अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। इस दौरे को न सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर भी इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर दौरा। जगदलपुर में बस्तर दशहरा कार्यक्रम में होंगे शामिल। बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। कार्यक्रम के बाद मांझी, चालकी, गायता के साथ करेंगे भोजन। वरिष्ठ अधिकारियों से नक्सल ऑपरेशन के संबंध में लेंगे जानकारी। जगदलपुर में आयोजित स्वदेशी मेले में भी होंगे शामिल। माता दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे अमित शाह। सेवा पखवाड़ा प्रदर्शनी का करेंगे शुभारंभ। दरअसल अमित शाह के छत्तीसगढ़ आने से पहले 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। नई पुनर्वास नीति के तहत उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का अब काम किया जाएगा। ऐसे में बीजेपी इस बात का गर्व से प्रचार कर रही है कि वो जो कहती है वो करती है। मगर नक्सलियों के आत्मसमर्पण और अमित शाह के दौरे को कांग्रेस सियासत से जोड़ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने एक तरफ 103 नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर सवाल खड़े करते हुए इसे एक इवेंट करार दिया, तो वहीं अमित शाह से सवाल पूछा है कि आखिर बस्तर को निजी हाथों में क्यों सौंपा जा रहा है और क्या नक्सल खात्मे की डेडलाइन को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मामले में पलटवार करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद से ही लगातार नक्सलियों पर कार्रवाई हो रही है और सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर लगातार नक्सली मुख्य धारा से भी जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जहां अमित शाह जी ने बस्तर में आदिवासियों को नक्सलवाद से मुक्त कराने का संकल्प लिया कि आदिवासी भाई आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, वहीं आदिवासी समाज की परंपरा को निर्वहन करने, संरक्षित करने, आगे बढ़ाने के लिए वो स्वयं मुरिया समाज के आग्रह पर आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अमित शाह आते हैं। अमित शाह आने से पहले 103 लोग को सरेंडर किया जाता है। ये इवेंट की तरह पेश करना चाह रही है सरकार कि आपने 2014 से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए डेडलाइन देते आ रहे हैं। क्या ये डेडलाइन 2026 ही अंतिम है या आगे भी बढ़ेगा? अमित शाह जी गारंटी देना चाहेंगे क्या कि बस्तर में खनिज संसाधन को निजी उद्योगपतियों को नहीं देंगे? जब से हम लोग सरकार में हैं तब से आप नक्सलवाद के साथ खिलाफ में लड़ाई में लगातार हमारे जवानों को सफलता मिल रही है। नक्सली न्यूट्रलाइज भी हुए हैं और पुनर्वास नीति भी हम लोग अच्छा दिए हैं, तो उसका भी लाभ हो रहा है और लगातार आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या भी बढ़ी है। आत्मसमर्पण किए और कल 103 किए हैं, ये अच्छा है। वो लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा एक बार फिर से सियासत के घेरे में आ गया है। जहां एक ओर सरकार इसे नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी और रणनीतिक कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है और सरकार को राजनीतिक मंच पर घेरने की कोशिश में जुटी है। अमित शाह के दौरे से पहले ही सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अमित शाह का ये दौरा और 103 नक्सलियों के आत्मसमर्पण का मुद्दा कांग्रेस कितना और कैसे भुना पाती है और क्या ये मामला वास्तव में जनता से जुड़े सवालों की ओर मुड़ता है या फिर सियासत की भेंट चढ़ जाता है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में जब जब जिक्र होगा नक्सलवाद का तब तब सियासत होना भी लाजमी है। पार्टी उठ खड़ी होंगी एक दूसरे की बयानबाजी करने के लिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए। नक्सलवाद को लेकर चिंताएं तमाम तरह की जाहिर की जाती है और नक्सलवाद एक बड़ी चोट रहा है भी है छत्तीसगढ़ को लेकर। जो बड़े बड़े दावे जो भी सरकार आती है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर करती है, दावा इस बार भी किया गया 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा पूरी तरह से छत्तीसगढ़ करने का, उस पर अमल किया गया। लगातार कार्रवाई भी हो रही है और इस बार कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस बार का जो दावा है शायद अब सफल होगा। जिस तरह से नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है, नक्सलियों के आत्मसमर्पण की खबर आ रही है। अब क्योंकि ये दावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का था जो उन्होंने चुनाव के ठीक पहले किया था, अमल इस पर किया गया। अब एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के सवाल शुरू हो चुके हैं क्योंकि अमित शाह के दौरे से ठीक पहले 103 नक्सली आत्मसमर्पण कर देते हैं।
कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सिर्फ इसको इवेंट बना रही है। बीजेपी का कहना है कि हमारी रीति नीति इस तरह की है कि नक्सलवादियों को मारा भी जा रहा है और आत्मसमर्पण भी वो कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए अपने अपने तर्क है और इन तर्क पर सियासत भी बदस्तूर जारी है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के क्या है मायने? केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे पर सियासत कितनी जायज? 103 नक्सलियों का सरेंडर जवानों के लिए कितनी बड़ी कामयाबी? नक्सलियों के सरेंडर को कांग्रेस क्यों बता रही इवेंट? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय में सबसे पहले आपका करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुकी हैं शताब्दी पांडे जी, जो कि अपनी प्रतिक्रिया रखेंगी। कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता रवि ग्वालानी जी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत रवि जी निश्चित ही आपसे करना चाहूंगी। आखिर कब तक सवाल पर सवाल पर सवाल? पहले सवाल ये कि जो दावा किया गया है उस पर अमल कब किया जाएगा, और सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि दावा भी झूठा है। हालांकि दावे पर अमल किया गया, नक्सलियों ने सरेंडर किया, नक्सलियों को मारा भी गया। तब ये सवाल उठा कि विश्वसनीयता कितनी है, क्या ग्रामीणों को मारा जा रहा है या नक्सलियों को मारा जा रहा है? अब तो नक्सली के पोस्टर बैनर भी आने लगे हैं। वो खुद कबूल रहे हैं कि हाँ, हमारी गैंग के जो लोग हैं वो कम हो रहे हैं। लेकिन अब फिर से सवाल, और अब तो इवेंट को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर क्यों? देखिए, लोकतंत्र को अगर हमें मजबूत करना है तो उसमें जितने सवाल आएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल करना और बातचीत करना यही सबसे बड़ा माध्यम है हमारे देश को चलाने का। और रही अभी नक्सली मुद्दे की बात, देखिए, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक डेडलाइन दे दी है। उनका कहना है कि आपको 31/3/2026 तक के कंप्लीट कर लेंगे, सारे नक्सलियों को खात्मा हो जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूं कि आंकड़े तो दें कि इनके पास टोटल कितने नक्सलियों की लिस्ट है, जिसमें अभी हम सितंबर कंप्लीट कर लिए हैं और 6 महीने का वक्त बचा हुआ है। अभी तक के क्या स्टेटस रहा है, कितने लोग सरेंडर हुए, कितनों को मारा गया, और भारत सरकार के हिसाब से इनके पास क्या आंकड़े हैं कि और कितने लोग बचे हुए हैं। आखिर 31/3/2026 आंकड़ा तो दे दिए हैं, तारीख तो दे दिए हैं, लेकिन आंकड़े अभी तक के हमारे पास नहीं आए हैं। और अगर ये अभी अमित शाह जी आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, स्वागत करते हैं हम उनका, उनके आने के टाइम 103 नक्सली सरेंडर हो रहे हैं। ये इवेंट नहीं है तो क्या है? ये आखिर कहीं ना कहीं वो एक कतार बना दी गई होगी कि कतारबंदी बनी हुई है, आप अमित शाह जी आएंगे तब आप सरेंडर करिएगा, तब तक के लिए जो है नक्सल गतिविधियां पूरे प्रदेश में। ये मैसेज है कि ये नक्सली अभी भी है, अभी भी ये नक्सली नक्सल क्षेत्रों में है। अगर 103 की लिस्ट थी कि ये सरेंडर करने वाले हैं तो ये पहले क्यों नहीं बता दी गई? और ये क्यों नहीं बता दिया गया कि ये 103 नक्सली जो है ये पहले ही सरकार के रडार में है, सीआरपीएफ आर्मी के रडार में है और इनको कंट्रोल कर लिया गया है? ऐसी कोई जानकारी नहीं आती है। अचानक एकाएक जानकारी आ जाती है कि 103 नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो बैकवर्किंग भी रही होगी, कहीं ना कहीं उनके लिए पहले से ही फील्डिंग हो रही होगी। कोई जानकारी नहीं। प्रदेश में विपक्ष को भ्रमित रखा जाता है, किसी को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता। अचानक कोई चीज आ जाएगी तो प्रश्न क्यों नहीं होगा, पूछा क्यों नहीं जाएगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? डेडलाइन दे रही है, आंकड़े नहीं दे रही है। अचानक अमित शाह जी का दौरा तय होता है और 103 की ये लिस्ट आ जाती है, तो प्रश्न तो होगा। और प्रश्न से मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी को घबराना चाहिए। आंकड़े रखने चाहिए कि टोटल कितने नक्सलियों की लिस्ट है, कितने सरेंडर हो गए, कितने मर गए और कितने बचे हुए हैं, और आगे कैसे उस एरिया को ग्रोथ में लेकर के आएंगे, कैसे आप अंचल क्षेत्र में काम करेंगे। ये सारी बातें तो सामने आनी चाहिए। और अगर हम विपक्ष प्रश्न कर रहा है तो उसका स्वागत करते हुए जवाब देना चाहिए, ना कि उसमें राजनीति करनी चाहिए। जवाब ले लेते हैं शताब्दी जी। देखिए, अधिकतर जो मुद्दे रहते हैं उनमें कांग्रेस आपके टाइमिंग पर ही सवाल उठाती है। फिर से टाइमिंग पर ही सवाल है कि ठीक है, आत्मसमर्पित हो रहे हैं नक्सली, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, लेकिन ऐसा संयोग कैसे बन जाता है बार बार कि उनका फिर प्रश्न उठाना लाजमी हो जाता है, जरूरी हो जाता है? और सवाल आंकड़े को लेकर भी, और निश्चित ही ये देना चाहिए, अगर किसी भी तरह का संशय है तो उस चीज को क्लियर करें आप।
देखिए, कांग्रेस का काम है सवाल करना, क्योंकि वो विपक्ष में है। लेकिन आप ये बताइए, जहां सुरक्षा की मामला है, जहां सुरक्षा का मामला है, जहां सेंसिटिव मामले हैं, वहां इस प्रकार से कौन कौन सी बातों को इस प्रकार से उजागर किया जाएगा। सही समय आता है, उस सही समय पर उन बातों को रखा जाता है। और सही समय पर ये जैसे ही 103 लोगों ने समर्पण किया, अपने हथियार जमीन पे रखे, इनको मीडिया के सामने लाया गया। जहां तक अमित शाह जी के आने की बात है, इसको ये इवेंट कह रहे हैं, तो बहुत हास्यास्पद लग रहा है, क्योंकि हर सरकारें अपने तरीके से प्रयास करती हैं, जैसे कि ये भी दावा करते हैं कि हमने भी बहुत प्रयास किया। आज हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर ठोस प्रयास कर रहे हैं। उनका आना, गांव वालों से मिलना, आज जिस वो मुरिया दरबार में गांव के मुखियाओं से मिलेंगे, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि इस नक्सलवाद के खात्मे के लिए एक और जहां कड़ा रुख अपनाना आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर जो वहां के लोकल रहवासी हैं, उनका सहयोग मिलना बहुत जरूरी है। तो इन दोनों ही कॉम्बिनेशन से हम इस पूरी जंग को जीत रहे हैं। एक तरफ जहां पूरा नक्शा लाल कर रखा था इन नक्सलवादियों ने, वहीं आज आप देखिए कि भारत का जो नया स्वरूप है, मोदी जी का जो नया भारत है, उसके रंग हमको बिखरते हुए दिख रहे हैं, विकास की नई दिशाएं दिख रही हैं। और मैं बताना चाहूंगी आपके इस चैनल के माध्यम से कि आज जो इतनी बड़ी संख्या में यह जो आत्मसमर्पण हो रहा है, ये पूना मार्गम, ये जो हमारी वहां पर योजना चल रही है, उसके माध्यम से हो रहा है। इस पूना मार्गम योजना के अंतर्गत अभी तक 1400 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इस योजना में बताया गया है कि आपको आत्मसमर्पण करने पर 50,000 रुपए मिलेंगे, आपको स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत ट्रेनिंग मिलेगी, आपको रोजगार आरंभ करने के लिए राशि मिलेगी और आपको जमीन मिलेगी और सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो इस प्रकार की यह पूना मार्गम योजना है। दूसरी योजना हमारी नियत नेल्ला नार है, जिसके माध्यम से आज वहां पर CSC, PSC, स्कूल, सड़क, ट्रांसफार्मर सब लग रहे हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ऑपरेशन प्रहार। जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो उसके लिए वो जाकर पहले ऐलान नहीं करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के तरीके से होती है, और वही करके आज इतनी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण हो रहा है। इनके कमांडर खत्म हो रहे हैं, इनकी लीडरशिप कमजोर हो रही है। निश्चित रूप से शताब्दी जी, इस बार जो सवाल है कांग्रेस का कुछ हटके, हर बार ये कार्रवाई पर सवाल उठाते थे। ठीक है, हर बार कार्रवाई पर सवाल होता था कांग्रेस का, लेकिन इस बार टाइमिंग पर है। इवेंट बता रहे हैं क्योंकि गृह मंत्री जी पहुंच रहे हैं और उसके ठीक पहले 103 नक्सली आत्मसमर्पित हो जाते हैं, आत्मसमर्पण कर देंगे, तो ये क्या पहले से तय नहीं था? तमाम सवाल अब उनके ये हैं। देखिए, ये हमारा विषय ही नहीं है, ये खुशी जी, ये सिविलियंस का विषय ही नहीं है। ये हमारे DRG और CRPF की क्या योजना है जिसकी वजह से इनको किस प्रकार से आत्मसमर्पित करवाया गया, और ये किस प्रकार से उनका पूरा 103 का आंकड़ा आया। इनकी टुकड़ी को सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से यहाँ पर कार्रवाई की गई और किस प्रकार से उनको घेरा गया, नाकाबंदी की गई और उसमें कितने लोग आए, ये इस प्रकार से आंकड़ा आया है। इसको इवेंट कह देना या इस प्रकार का इसको कोई साजिश कह देना, ये बहुत हास्यास्पद है। यह जो नक्सलवाद का नासूर है, इसको सारी पार्टियों को सपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो जनता माफ नहीं करेगी इनको। इनको समझना चाहिए कि जनता को जवाब देना होगा आने वाले चुनाव में, क्योंकि पिछली बार आपकी इन्हीं गलतियों की वजह से जनता ने आपको जवाब दे दिया है। ठीक है, चलिए छोटा सा जवाब ले लेते रवि जी से, उसके बाद मनीष जी के पास लौटूंगे। जी, मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है शताब्दी जी की बात को सुन करके। ये कहती है कि इनकी योजनाओं के चलते नक्सली सरेंडर हो रहे हैं। कोई क्रेडिट सेना को इन्होंने नहीं दिया, लेकिन 103 की लिस्ट कैसे आई है ये DIG बताएंगे, ये वहां के पुलिस वाले बताएंगे। ये किस तरह की बात कर रही है? दोनों बातों में विरोधाभास है। अगर आपकी नीति से नक्सली सरेंडर कर रहे हैं तो आपके पास आंकड़े पहले से नहीं होंगे, और अगर ये हमारी आर्मी की वर्किंग है
और अगर हमारे डीआईजी सीआरपीएफ और उनकी वर्किंग है तो उनका क्रेडिट आप लोग क्यों ले रहे हो? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। सेना का क्रेडिट भी भारतीय जनता पार्टी खुद ले लेती है। सेना के शौर्य को नमन करती है कांग्रेस पार्टी, सेना के ऊपर गर्व करती है। अगर हमारे देश की सेना है तभी हम सब सुरक्षित है। सेना जिस प्रकार से काम कर रही है उनको प्रणाम है। भारतीय जनता पार्टी को मैं यही कहना चाहूंगा, सेना के द्वारा की गई चीजों का अपने आप क्रेडिट लेना बंद करें। सेना अगर कर रही है तो पूरे देश के लिए कर रही है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं कर रही है। इसलिए सेना के श्रेय को अपने कंधों पर लेना बंद करें। जवाब लूंगी मैं, ठीक है, जवाब लूंगी। पहले उससे पहले मनीष जी के पास लौटूंगी। मनीष जी देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए नक्सलवाद दंश रहा है, छत्तीसगढ़ ने इसका दंश झेला है, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर जो परेशानी रही है वो हम सभी ने देखी है, और इससे कोई दल भी अछूता नहीं रहा। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखे हैं तो किसी भी पार्टी ने, चाहे वो पार्टी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उनको पता है कि नक्सलवाद कितनी गहरी चोट रही है। लेकिन इतने संवेदनशील विषय पर भी जब जब ये विषय आता है, इस पर सियासत होती है, वो आप कितना लाजमी मानते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो इस बात को कहूंगा कि नक्सलवाद जो है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या रही है। छत्तीसगढ़ के विकास में सबसे बड़ी बाधा भी नक्सलवाद रहा है, और उस नक्सलवाद के खात्मे का दावा कांग्रेस ने भी किया था। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में इस बात को कहा था कि देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में नक्सलवाद प्रभाव था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने उसको कुछ जिलों में सीमित कर दिया। अब दूसरी बात पर आते हैं कि इस प्रकार के दावे राजनीतिक दल दोनों करते हैं। आज कांग्रेस इस बात को जरूर कह रही है कि अभी जो स्थिति है, जो कार्रवाई हमारी सेना कर रही है, जो कार्रवाई हमारे जवान कर रहे हैं, उसका क्रेडिट जो है वो भारतीय जनता पार्टी क्यों ले रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट ले, जो सरकार में होगा निश्चित रूप से उसका क्रेडिट और डिस्क्रेडिट वो सरकार को ही जाएगा, इससे कतई इंकार नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा नहीं है तो कांग्रेस के शासनकाल में जो चीजें हुई थी, इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान का विभाजन करवाया, तो ये कहा जाता है ना कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का विभाजन करवाया, कांग्रेस ने कहा पाकिस्तान का विभाजन कराया, बांग्लादेश को अलग कर दिया, तो निश्चित रूप से जो नेतृत्व करेगा उसी को इसका क्रेडिट भी जाएगा और डिस्क्रेडिट भी जाएगा। जब सवाल उठते हैं कि नक्सलियों ने सरेंडर किया, उनके आंकड़ों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि देखिए 2024 से लेकर के अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले जब अमित शाह छत्तीसगढ़ आए तब उन्होंने इस बात को कहा कि हम नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के संकल्प लेते हैं कि हम नक्सलवाद का खात्मा करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। मगर उनके आने के बाद, सरकार में आने के बाद के जो आंकड़े हैं, 2024 से मैं बात करता हूं, 2024 में 10 बड़े नक्सली इनको इनकाउंटर हुए, उसमें 163 नक्सली मारे गए। उसमें यदि हम बात करें, मेरे पास सारे आंकड़े मौजूद है, 2 अप्रैल, 16 अप्रैल, 29 अप्रैल, 10 मई, 23 मई, 15 जून, 3 सितंबर, 4 अक्टूबर, 22 नवंबर। उसके बाद 2025 की भी यदि हम बात करें तो 2025 में भी जो है 12 मुठभेड़ हुई है पुलिस और नक्सलियों के बीच में, उसमें 173 नक्सली मारे गए हैं। उसके साथ यदि हम बात करें तो साल भर के अंदर 7 बड़े नक्सली लीडर्स मारे गए हैं, और उसके बाद सरेंडर भी बड़ी संख्या में हुआ है। तो ये जो सरेंडर हो रहा है या इस प्रकार के नक्सलियों के खात्मे को लेकर के जो प्रयास हो रहा है, उस पर सवाल उठाना या उसको इवेंट जैसे शब्द कहना, मुझे लगता है कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने नक्सलवाद का सबसे बड़ा दंश यदि झेला है किसी ने, तो मुझे लगता है वो राजनीतिक दल कांग्रेस है। उसकी पूरी की पूरी लीडरशिप जो है वो नक्सलवाद की भेंट चढ़ गई थी। वो कांग्रेस यदि इसको इवेंट कहे तो मुझे लगता है ये बड़ा दुखद है। हाँ, इस पर सवाल हो सकते हैं कि उसके आंकड़े क्यों नहीं आए, कितने जल्दी आंकड़े आने चाहिए थे। आंकड़े आने में जो समय लग रहा है, यदि नक्सलियों ने आज समर्पण किया है तो उसके आंकड़े कब तक जो है वो शासन के पास आते हैं। पहले जहां सरेंडर हो रहा है वहां पर आंकड़े आएंगे, वहां से आंकड़े जो है शासन के पास आएंगे, उसके बाद सार्वजनिक किए जाएंगे। तो ये जो स्थिति है, इस पर सवाल निश्चित रूप से उठाया जा सकता है। दूसरी बात, समय को लेकर के जो सवाल आ रहा है उस पर यह है कि देखिए, समय यदि नक्सलियों ने सरेंडर किया है तो यदि इस प्रकार की स्थितियां बन रही, तो मुझे लगता है कि कोई बड़े लीडर आ रहे हैं और उनके सामने या उनके आने के पहले इस प्रकार की स्थितियां हो रही है, सुरक्षा बल लगातार जो है कार्रवाई कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि केवल ये अमित शाह आए हैं उसी समय नक्सलियों का सरेंडर नहीं हुआ है, उसके पहले भी नक्सलियों के कई सरेंडर हुए हैं और आज भी नक्सलियों का सरेंडर हो रहा है। तो इसको मुझे लगता है कि कांग्रेस जैसी पार्टी यदि इस बात पर सवाल उठाए
तो निश्चित रूप से ये मुझे लगता है कि बड़ी शर्मनाक बात है। इस प्रकार के सवाल नहीं उठने चाहिए और इवेंट जैसे शब्द का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने नक्सलवाद का सबसे बड़ा दंश झेला है। यदि वो इस प्रकार के सवाल करती है तो मुझे लगता है कि ये कतई जायज नहीं है। और दूसरी चीज ये कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों इस बात को कहती है कि हम छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा करना चाहते हैं। जब दोनों दल इस बात को चाहते हैं तो आप अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके इस दिशा में प्रयास करें। राजनीति करना अपनी जगह है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि नक्सलियों के खात्मे को लेकर के जो प्रयास हो रहे हैं उसमें विपक्ष को भी सरकार के साथ में खड़े होना चाहिए। निश्चित ही इस विषय पर सियासत नहीं साथ जरूरी है। हालांकि ठीक है, सवाल तो फिर भी है शताब्दी जी, अब पूरा जो मामला है वो आंकड़ों पर आकर टिक चुका है। अब सवाल पूरे कांग्रेस के आंकड़ों पर ही है और मुझे लगता है कि जल्द ही बस्तर के विकास पर भी सवाल होंगे। हालांकि ये सवाल तो अभी से उठने लगे हैं कि निजी हाथों में आप बस्तर को सौंप रहे हैं, क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि बस्तर का विकास नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो दीवार बनी हुई है वो नक्सलवाद है। अब वो दीवार टूट रही है, लगभग टूट चुकी है नक्सलवाद, तो अब फोकस बस्तर के विकास पर भी फिर होगा। निश्चित रूप से खुशी जी, बहुत सही बात कही आपने। बहुत खुशी की बात भी है कि आने वाले समय में हमारे बस्तर में हमको विकास की लहर जो अभी दौड़ रही है उसका असर देखने को मिलेगा। और मुझे तो तरस आता है कांग्रेस के इन प्रवक्ता पर कि वो केवल और केवल अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी मानवता को भी छोड़ रहे हैं। वो अपनी एक मानवीय जिम्मेदारी, एक नागरिक कर्तव्य क्या है इस प्रदेश के लिए, इसको भी छोड़ रहे हैं। और इस प्रकार से नक्सलियों के हौसलों को हम सबको मिलकर कमजोर करना चाहिए, इसके लिए खड़े रहना चाहिए, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं। एक राजनीतिक पार्टी जनता का नेतृत्व करती है, उसका कर्तव्य है कि हमारी भोली भाली आदिवासी जनता को और हमारे पूरे आदिवासी, हमारे वनवासी, हमारा जो क्षेत्र है बस्तर का, उसको लाल रंग से रंगने वाले इन नक्सलियों का खात्मा करने के लिए हम सबको एक दूसरे के साथ खड़े होना चाहिए, न कि एक दूसरे की ताकत को कमजोर करना चाहिए और ऐसे अनर्गल प्रश्न करने चाहिए। किन आंकड़ों की बात कर रहे हैं? सारे आंकड़े प्रतिदिन समाचार पत्र में आते हैं। यदि ना पढ़ा हो तो उनको कहिए पढ़ ले, लेकिन इस प्रकार की बातें ना करें। और इनको ये देखना चाहिए कि किस प्रकार से आज हमारे डीआरजी, सीआरपीएफ का मनोबल, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री समय समय पर आकर उनका मनोबल बढ़ाते हैं। हमारे वहां के रहने वाले वनवासियों, आदिवासियों से मुलाकात करते हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो वनवासी हैं उनके साथ संवाद स्थापित किया जा रहा है। आज जनजातीय क्षेत्र में 100 कैंप लगे हैं। इन कैंप के माध्यम से कई गांवों को सुरक्षित रखा जा रहा है। इस प्रकार से मैं ये देख रही हूँ कि कितना अच्छा प्रयास भारतीय जनता पार्टी की शासन में जवानों के द्वारा किया जा रहा है। कुल मिलाकर वही है कि आखिर सवाल पूछने की मंशा अब विपक्ष की क्या है? रवि जी, हमारे जवान, रवि जी, अब आखिर इतने सवाल, बस 1 मिनट में पूरा करूंगी कि कांग्रेस के शासनकाल में जवान शहीद होते थे और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नक्सली ढेर हो रहे हैं। तो रवि जी, मतलब जो विपक्ष का मेन जो सवाल है, जो दुख है, कुछ भी कह लो, वो क्या क्रेडिट ही है क्या वाकई? क्योंकि अगर रीति नीति जिस तरह से बीजेपी ने बनाई है वो कांग्रेस बना लेते तो क्रेडिट आज आपके पास होता। अब नक्सलवाद तो सभी की समस्या है ना। बड़ा ही दुखद तरीके से डिबेट चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कहती है मानवता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2013 भूल गए जब कांग्रेस के सारे शीर्ष नेता नक्सलियों की भेंट चढ़ गए थे? आपकी ही सरकार थी। आपकी उस समय मानवता और मानव की चीजें जो बातें कर रहे हैं वो कहाँ गई थी? आज 2 मिनट रुकिए शताब्दी जी, 2 मिनट रुकिए, आप सुन लीजिए ना। जब आप बोल रही थी मैं चुप था, आप हमको कटघरे में खड़ा कर रही है। आज अगर 103 नक्सली एक साथ सरेंडर हो रहे हैं, इसके टाइमिंग पर हम क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं मानवता से बाहर जाकर के हम प्रश्न पूछ रहे हैं। आज मुझे एक बात बताइए, 103 नक्सली खुशी मनानी चाहिए कि आत्मसमर्पित हो रहे हैं। 2 नक्सली की वो बात टाइमिंग कुछ भी हो, लेकिन कुल मिलाकर नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है। आप भी खुद कहते हो कि आपकी तो एक पूरे नेताओं की पीढ़ी झेल चुकी है इसका दंश, फिर इस पर सियासत क्यों? दो चीज मैं दो चीज स्पष्ट कर रहा हूं। पहली चीज,
अगर हमारी सेना कोई काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी उसका क्रेडिट लेना बंद करे। दूसरा, मैंने कहा कि टोटल कितने नक्सली हैं आप बताइए ना, आपके पास आंकड़े, आप बोल रहे हो ना आपकी नीतियों से नक्सली सरेंडर हो रहे हैं, आप बताइए टोटल अभी तक इतने नक्सली हैं इनकी जानकारी में, इतने सरेंडर हो गए, इतनों को मार दिया गया, इतने बचे हैं। 31 मार्च की डेडलाइन अचीव कैसे करेंगे? क्या ये प्रश्न पूछना मानवता के खिलाफ है? क्या कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नक्सलियों की भेंट चढ़ गया, हम उसके बाद आपसे प्रश्न कर रहे हैं, तो क्या हम मानवता के खिलाफ है? ये किस तरह की बात है? ठीक है, चलिए, मुझे लगता है कि ये प्रश्न चलिए उठते रहेंगे। फिलहाल ठीक है, इस पे विस्तार से चर्चा हो सकती थी, एक एक आंकड़ों पर भी बात ज्यादा चल सकती थी। रवि जी, फिलहाल समय की कमी, कुछ शब्दों में एक अंतिम प्रतिक्रिया मनीष जी आपकी। देखिए, मैंने पहले भी कहा इस बात को कि इस प्रकार की जो चीजें हो रही है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, मुझे लगता है दोनों ही राजनीतिक दल गंभीर हैं और गंभीरता से प्रयास भी हो रहे हैं। चाहे कांग्रेस का शासन रहा हो, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी का शासन हो, लगातार इस दिशा में गंभीरता से प्रयास हो रहे हैं। और इस बात को लेकर के मुझे लगता है कि इससे राजनीतिक दल अपने सियासत को चमकाने की बजाय जो हमारे जवान वहां पर लड़ रहे हैं उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। निश्चित ही फिलहाल समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, नक्सलवाद पर सियासत तो समय समय होती है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से अब खत्म तो हो रहा है। अब डेडलाइन तक हो पाएगा या बाद में हो पाएगा, ये भी एक सवाल है जिसकी उम्मीद है कि जवाब शायद इस बार मिलेगा गृह मंत्री के दौरे से। देखने वाली बात होगी नक्सलवाद कब खत्म हो पाएगा और इस पर जुड़ी हुई सियासत भी थमती है या नहीं। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।